एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्थिक ज्ञान में। आज हम उत्पादन के साधनों के बारे में जानेंगे। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जब अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताया था, तो उसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये 5 जो क्षेत्र बताए थे, उनमें से जो दूसरा क्षेत्र है उत्पादन है। और उस उत्पादन को करने के लिए उत्पादन में जिन का सहयोग लिया जाता है उनको उत्पादन के साधन कहते हैं। और उत्पादन के साधन 5 होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर इसमें से किसी पे भी समझने में अगर दिक्कत आए तो लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसमें लिखें कि यह उसकी समझ में कहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, या फिर कोई वीडियो बनाने की जरूरत है तो मुझे जरूर वहाँ पर कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, मैं फिर उसका वीडियो बनाऊंगा। और अधिक से अधिक मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो बेसिक अवधारणा है वो अर्थशास्त्र की सही से क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको अर्थशास्त्र सीखने में अच्छा भी लगे, आनंद भी आए और चीजें निरंतर आगे करके बढ़ती रहें। तो शुरू करते हैं उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला साधन है भूमि। भूमि को अंग्रेजी में लैंड बोलते हैं। अच्छा, सामान्य तो हम जब भूमि की बात करते हैं तो भूमि से हम लगाते हैं कि जमीन को हम भूमि मानते हैं कि जहाँ पर खेती हो रही है, और या जहाँ पर कहीं पर कोई पेड़ पौधे उग रहे हों तो हम उसको भूमि मान लेते हैं। सामान्यतः हम किसी फील्ड में जाते हैं मतलब भूमि है, हम कहीं पे खेत में जाते हैं भूमि है। लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि को एक व्यापक तरीके से नजरिए से समझा जाता है। अब भूमि को समझने के लिए मैं इसको आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि हमारे को जो भी चीजें प्रकृति से निःशुल्क मिली है, आप प्रकृति कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, जो भी आप कहिए, तो जो भी चीजें हमको प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त हो रही हैं वो सभी भूमि के अंतर्गत आती हैं। अब भूमि में जैसे जो मैं अभी बात कर रहा था कि सामान्यतः जो भूमि की ऊपरी परत है जमीन की या पृथ्वी की, वो तो भूमि है ही है। इसके अलावा हमको क्या फ्री में मिल रहा है कि पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, समुद्र, हवा, पानी, प्रकाश, रोशनी, ऊष्मा, ये सब कुछ हमको चूंकि निःशुल्क प्रकृति ने उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं, तो इसलिए ये सभी हमारे लिए भूमि है। और उससे बड़ी बात यह है कि ये सभी किसी न किसी प्रकार से हमको किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में सहायता कर रहे हैं। तो भूमि को समझने का सबसे जो अच्छा तरीका है कि जो कोई भी चीज हमें प्रकृति से निःशुल्क मिल रही है वो कहलाती है भूमि। और भूमि के बिना उत्पादन संभव नहीं है। और एक और बात है कि भूमि में उत्पादन तब होगा, हमारी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन तब होगा जबकि उसको हम मनुष्य सक्रिय होकर उस पर कार्य करेगा। यानी भूमि वैसे निष्क्रिय साधन है, लेकिन जब मनुष्य इसको स्वयं सक्रिय होकर काम करेगा तो यह उत्पादन मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप करेगी। तो भूमि से आगे बढ़ते हैं। दूसरा है श्रम। श्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं लेबर। अब सामान्य तौर पे हम जब श्रम या लेबर की बात करते हैं तो हमने कुछ काम किया, कुछ पसीना बहाया, तो हमने श्रम किया। अर्थशास्त्र में श्रम का मतलब होगा कि कोई भी ऐसा कार्य जो शारीरिक रूप से किया जा रहा हो या मानसिक रूप से किया जा रहा हो या दोनों ही प्रकार से किया जा रहा हो, और उससे किसी आर्थिक गतिविधि का संचालन हो रहा हो, यानी उसमें कुछ उससे प्रतिफल प्राप्त हो रहा हो। अर्थात मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी शारीरिक या मानसिक प्रयत्न जिससे कोई आर्थिक गतिविधि संचालित हो रही हो, वह कहलाता है श्रम। और श्रम हम तभी मानेंगे जबकि वह किसी प्रकार से उत्पादन में
सहयोग कर रहा हो या फिर उससे कोई उत्पाद तैयार हो रहा हो, चाहे वस्तु का हो या फिर सेवा का हो। अब बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें मानसिक ज्यादा प्रयत्न करने होते हैं, यानी दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक प्रयत्न ज्यादा होते हैं। लेकिन कोई भी हमारा प्रयत्न होता है उसमें होता दोनों का ही कोऑर्डिनेशन है, या दोनों के ही सहयोग से ही वह क्रिया पूरी होती है। तो इस प्रकार से जो श्रम है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है कि एक सक्रिय साधन है उत्पादन का। तीसरा साधन है पूंजी, अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल। अच्छा, जब मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी तो उस समय उन कम जरूरतों को पूरा करने के लिए माना फल का उत्पादन हो रहा है, माना सब्जी का उत्पादन हो रहा है या अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो वो आसपास हो जाता था और उसमें मुख्यतः भूमि और श्रम यानी मनुष्य भूमि में काम करके पैदा कर लेता था और इतनी ज्यादा उसको जो है जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती थी और साधनों की। लेकिन जो जो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और विकास के क्रम से बड़े स्तर के जो उत्पादन है वो शुरू होने लगे, यानी जो प्राथमिक क्रियाएं थी वहां से फिर हम द्वितीय क्रियाओं में आए और बहुत सारे उद्योग धंधे ये सब चलने लग गए, बहुत सारी सेवा क्षेत्र में बहुत सारे काम होने लगे। तो जरूरत पड़ी मशीनों की, जरूरत पड़ी पैसे की। तो पूंजी तीसरा साधन है उत्पादन का। और पूंजी कहेंगे किसे? पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का या फिर आय का वह भाग है जो और अधिक धन कमाने के लिए या और अधिक आय कमाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा हो। यानी पूंजी को हम समझेंगे किस रूप में कि पहला तो यह मनुष्य द्वारा उत्पादित है, अर्थात पूंजी को उत्पादित किया है मनुष्य ने। जैसे हमने कहा था कि भूमि प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त हो रही है, उसी प्रकार से पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित है और वह भाग है आय का जो और अधिक आय कमाने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। जैसे हमने हमारे पास पैसा है, हमने बैंक में रखा और अधिक ब्याज से हम पैसा कमा रहे हैं, तो वो हमारे लिए पूंजी है। हमने एक ट्रैक्टर खरीदा और ट्रैक्टर से हमने जुताई की और उसके फलस्वरूप अनाज उगाया और हमने उसको बेचा, लाभ कमाया, तो वो हमारे लिए ट्रैक्टर पूंजी है। बहुत सारी मशीनें हैं जिनसे उत्पादन हो रहा है तो और अधिक आय सृजित हो रही है, तो सब पूंजी है। यानी जो मशीनें हैं, इस प्रकार के औजार हैं और जो मुद्रा है, ये सारा ही पूंजी में शामिल होता है। अर्थात पूंजी को समझने का सीधा सा तरीका है कि मनुष्य द्वारा तो उत्पादित है, साथ साथ में और ज्यादा धन कमाने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संगठन। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बड़े पैमाने के उत्पादन में, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उन बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फर्मों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारा उत्पादन होता है और वहां पर बहुत सारे विभाग होते हैं। तो वो उत्पत्ति के जो बहुत सारे साधन होते हैं, उन साधनों के बीच समन्वय कैसे स्थापित हो, कैसे कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा उत्पादन हो, यह जिम्मेदारी होती है संगठन की। अर्थात संगठन में कौन से लोग होंगे? वो सब लोग होंगे जो नीतियों को बनाने में और साथ साथ को उनको क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और जिससे साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके वो कम से कम खर्चे में या कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे होंगे और साथ साथ में जिससे कि उस फर्म को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा। अब संगठन उत्पादन के साधनों को जो बेहतरीन तरीके से प्रयोग में लाने के लिए एक समूह बनाया गया है, वो है संगठन। इसमें बड़े अधिकारी शामिल होंगे, कंपनी के, फर्म के डायरेक्टर हो गए, फिर इसके मैनेजर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब इसमें शामिल होंगे और वो निर्णय लेंगे। उन निर्णय के फलस्वरूप उत्पादन के साधनों का कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित होगा। और ये बहुत जरूरी भी है जो बड़े स्तर के या बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। जो पांचवा और आखिरी है वो है साहस।
या उद्यमिता भी कहते हैं इसको, साहस या उद्यमिता, और अंग्रेजी में है इंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या होता है? उत्पादन की प्रक्रिया करने के लिए कोई भी उत्पादन है, इन साधनों को जुटाना पड़ेगा। इन सभी साधनों को जुटाने का जो काम कर रहा है वह कोई व्यक्ति कर रहा है, और उसके साथ साथ उत्पादन कार्य हो रहा है। माना जैसे आप देख रहे हैं कि कोई खेत है, माना कोई खेत है, उसमें फसल बोई जा रही है, तो फसल अगर बारिश बढ़िया होगी, अच्छी, उसमें किसी प्रकार का कीड़ा इत्यादि नहीं लगा और कोई अन्य प्रकार से आग इत्यादि नहीं लगी, फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो फसल बहुत बढ़िया होगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, बारिश नहीं हुई, या फिर फसल को कीड़ा लग गया, या फिर उसमें आग लग गई, या अन्य प्रकार से कोई किसी प्रकार से फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इसमें जोखिम भी है, यानी हानि भी हो सकती है। तो एक वह व्यक्ति जो इस लाभ हानि के लिए जिम्मेदार होगा, यानी जो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार होगा कि भाई इस चीज के उत्पादन में जोखिम है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति इस जोखिम को उठाएगा वह एक बहुत बड़ा साहस का काम करेगा, बहुत बड़ा हिम्मत का काम करेगा। आप देख रहे हैं कि पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह बहुत अच्छे दामों में बिक रहे थे, तो जो रियल एस्टेट, यानी जहां पर फ्लैट बेच के या जमीनों को बेच के लोग घर बनाते हैं या घर लेते हैं, तो वहां पर बहुत कमाई अच्छी थी। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, वो सब बन के तैयार हैं, लेकिन बिक नहीं रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अभी क्राइसिस चल रहा है उस क्षेत्र में, तो वो एक बहुत बड़ा जोखिम है। तब लाभ था, अब हानि है। लाभ भी उस समय उस व्यक्ति ने कमाया होगा जिसने उन उत्पादन के सभी साधनों को जुटाकर वहां पर उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की और लोगों को बेचा। आज नुकसान भी वही व्यक्ति उठा रहा है। यानी जो भी व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रिया में जोखिम उठाने का काम करता है वो कहलाता है साहसी। और ऐसा व्यक्ति जो साहसी होता है, जिसे हम उद्यमी भी कहते हैं, वह व्यक्ति चूंकि जोखिम उठा रहा है, इसलिए उसकी जो ये जोखिम उठाने की क्षमता है, इसे हम कहते हैं साहस। तो वो जो साहसी है, उद्यमी है, वह पांचवा साधन है उत्पादन का। अब उससे पहले हमने एक चीज पढ़ा था, वितरण। तो जो उत्पादन हो रहा है वो पूरा का पूरा उत्पादन बढ़ जाएगा उत्पादन के इन साधनों में। अच्छा, उत्पादन के इन साधनों में बढ़ गया तो यदि उत्पादन केवल वस्तु विनिमय है तो जो उत्पादन हो रहा है, माने गेहूं का उत्पादन हो रहा है, इन सभी में बढ़ जाएगा। और यदि वह मुद्रा विनिमय है तो इनमें जो है मुद्रा में वस्तु को बेचकर तब उनको दिया जाएगा। लेकिन दिया किस रूप में जाएगा, आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला है भूमि। भूमि के उपयोग के बदले जो भूमिपति को दिया जाता है, वैसे क्या कुछ किराया होगा, तो उसको कहते हैं लगान। आपने एक मूवी भी देखी होगी इस पर, आमिर खान की एक फिल्म थी लगान। उसमें भारत और तत्काल उस समय जब भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, उस समय की वो क्रिकेट मैच की एक लगान जो है मूवी थी। तो भूमि के प्रयोग के बदले जो भी भूमि का स्वामी है उसको कुछ पैसा या कुछ उसका पुरस्कार दिया जाएगा, तो वह पुरस्कार होगा लगान। तो भूमि के प्रयोग के बदले भूमिपति को दिया जाने वाला पुरस्कार या किराया, कुछ भी कह लीजिए, वो कहलाएगा लगान। दूसरा है श्रम। अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक प्रयत्न कर रहा है जिससे उत्पादन कार्य में सहयोग कर रहा है, और तो उसके बदले उसको दी जाएगी मजदूरी। यानी जो भी व्यक्ति अपने शारीरिक प्रयत्नों से वहां पर काम कर रहा है, अर्थात हम मकान बना रहे हैं तो वहां पर मिस्त्री होंगे, वहां पर
अन्य मजदूर होंगे जो काम को कर रहे होंगे, जिससे मकान में चिनाई हो रही है और बन रहा है। इसी प्रकार से खेत है, खेत में मजदूर काम कर रहे होंगे, खेत में जो हल जोत रहे हैं वो काम कर रहे होंगे, खेत में दवा छिड़कने का काम हो रहा होगा। तो बहुत सारे प्रकार से काम हो रहा होगा। इसी प्रकार से कोई उद्योग है, उद्योगों में बहुत सारे लोग वहां पर टेक्नीशियन वो सब काम कर रहे होंगे। साधारण भाषा में उनको मजदूर कह दिया जाता है और उनको मिलने वाला, उनके कार्य के बदले मिलने वाला जो पारितोषिक होता है, जिसे हम पुरस्कार भी कह सकते हैं, वह कहलाएगा मजदूरी। तो भूमि के प्रयोग के बदले मिला लगान, श्रम के प्रयोग के बदले मिला मजदूरी। अब उसके बाद पूंजी, अर्थात बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए या फिर छोटे पैमाने में भी मशीनों की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो उसकी पूंजी जो है व्यक्ति लेता है और पूंजी बैंकों के माध्यम से या फिर अन्य किसी तरीके से जो लेगा, उसके बदले जो पूंजीपति होगा उसको दिया जाएगा ब्याज, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो ब्याज दिया जाएगा ताकि पूंजी की जो उसकी जो वास्तविक मूल्य है, उस मूल्य में अगर कमी आती है तो वो भी उस पूंजीपति को मिल जाएगा। और चूंकि उसने भी परित्याग किया है, उस समय के लिए वो उस पूंजी के बिना रहा है, तो उसको उसका पारितोषिक तो मिलना ही चाहिए, तो उसको मिला ब्याज। अब उसके बाद आता है संगठन। मैं जैसा आपको कहा था कि संगठन का मतलब है कि जिसमें संगठन कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें वो सारे लोग शामिल होते हैं जो उत्पादन के सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद बाहर निकले, जिससे कि कंपनी का माल अधिक बिके और साथ साथ में लाभ भी अधिक हो। तो ऐसे लोगों को संगठन में शामिल करते हैं और इनके बदले, क्योंकि यहाँ पर मानसिक कार्य ज्यादा होता है और इनको कह दिया जाता है इनकी सैलरी या फिर वेतन। अब इन चारों को देने के बाद उत्पादन में जो बचता है वह शासी के हिस्से में जाता है और उसको कह दिया जाता है लाभ, प्रॉफिट। बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार लाभ ही हो सकता है कि लाभ की कभी कम जो है मात्रा हो, कभी ज्यादा हो। और लेकिन अगर बिल्कुल लाभ नहीं होगा तो उस स्थिति में फिर कंपनी घाटे में चली जाएगी और हो सकता है बंद भी हो जाएगी। इसलिए एक सामान्य लाभ का मिलना साहसी के लिए जरूरी है। तो जो उत्पादन था वो उत्पादन के 5 साधनों को इस रूप में मिल गया, पूरा बढ़ गया। अगर वस्तु है तो वस्तु के रूप में इन 5 को अलग अलग बांट दिया गया। और तो कैसे बांटा गया ये पूरा वितरण में हम पढ़ते हैं और इसी को हम वितरण कहते हैं। और अगर मुद्रा के रूप में दिया गया तो वो इस रूप में उसको मिल गया। तो ये थे उत्पादन के 5 साधन और उनको मिलने वाला उनका पारितोषिक या पुरस्कार। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आपको थोड़ा समझने में आसानी हुई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पर किसी चीज पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे लिखें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ में जरूरी हुआ तो किसी उस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाकर आपको उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी अनलॉक की प्रक्रिया, अनलॉक सेकंड चल रहा है, तो आप सभी को घरों में कोशिश करनी, घरों में रहकर आप पढ़ें। जब बहुत जरूरी है तभी घरों से आप बाहर निकलें और मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइजर से या फिर हैंड वॉश से धोते रहें और अपने और अपनों का पूरा ख्याल रखें, जिससे कि हम यूं ही अध्यापन करते रहें और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आगे को ले जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करें। और एक अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होती है और आप अन्य अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें और मुझे उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। और एक अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।